हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर सीरीज। ठीक है, और इस सीरीज का ये 4th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने लाइव प्रोसेसेस चैप्टर के ही जो है सो एमसीक्यूज डिस्कस किया था, और आज इसी चैप्टर का जो है सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 में कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग। राइट, the process in which in the plants that links the light energy with the chemical energy, that is photosynthesis। ठीक है, photosynthesis प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, जिसमें कि क्या होता है, लाइट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है इस दोनों को एक तरह से। राइट, क्वेश्चन नंबर बी, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। राइट, और इसमें आपका आ जाता है ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी। उसका जो है सो क्या है, थर्ड क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स। ठीक है, किस सेल ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है क्लोरोफिल। राइट, इट इज द ग्रीन पिगमेंट, यही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी का यूज हो पाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का ही डी। ठीक है, डी में कह रहा है कि सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर यानी कि स्टोमेटा जो है उसको जो सराउंड किया रहता है, ठीक है, वो है गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा के ओपनिंग को कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स, तो एक तरह से इसको सराउंड किए रहता है। तो गार्ड सेल्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉप्स। ये तो मालूम ही है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया एंड सम एल्गी, ये सब को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे हेटरोट्रॉप्स है। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके पास क्लोरोफिल है इट मीन्स वो आ जाएगा आपको ऑटोट्रॉप्स के कैटेगरी में, बिकॉज दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। राइट, सो हेटरोट्रॉप्स जो है ना वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, एन एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, नाम पूछ रहा है एंजाइम का जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है स्टमक में, और ये एक्ट करता है प्रोटीन पे, तो दैट इज पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, विच इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक्चुअली अगर यहाँ पे आप पेप्सिनोजन लिखेंगे ना, पेप्सिनोजन, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है, पेप्सिनोजन या फिर पेप्सिन, यही कि पेप्सिनोजन जो है ना ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, और ये बाद में जो है सो एक्टिव हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेप्सिन, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से कन्वर्ट होता है। तो पेप्सिनोजन भी आप बोल सकते हैं या फिर पेप्सिन बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स है सारे जो सो दिन में ऑक्सीजन जो सो रिलीज करता है एंड रात में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हैं, और इसका रीजन दीजिए अगर अग्री कर रहे हैं तो आंसर क्या है कि देखिए ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है ना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना रेट ऑफ रेस्पिरेशन से ज़्यादा होता है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिर जो है सो फोटोसिंथेसिस में यूज भी हो जाता है। राइट, तो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना दिन के समय ज़्यादा रहता है, और फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल जो है ना ऑक्सीजन रिलीज होता है दिन में। बट क्या होगा ना कि रात में जो है ना फोटोसिंथेसिस होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में जो है सो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो रात में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि दिन के समय जो है ना प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता नहीं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाउ डू द गार्ड सेल्स
रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटल पोर। ठीक है, एस्टोमेटल पोर जो होगा यानी कि एस्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है उसको जो है सो गार्ड सेल्स कैसे रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली क्या आता है ना कि गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होता है, राइट। ये मतलब एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये है एस्टोमेटा, एस्टोमेटा का ओपनिंग, और इसके दोनों तरफ है गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल बीन शेप का होता है, और इसमें अगर वाटर जो है ना एडिक्वेट अमाउंट में रहता है तो एकदम फूला हुआ रहता है, टर्जिड कंडीशन में रहता है, स्वेलन रहता है और प्रॉपर बीन शेप में रहता है। इसके कारण क्या होगा कि बीच का ओपनिंग जो है सो ओपन रहेगा, तो एस्टोमेटा कहेंगे कि ओपन है। वहीं अगर गार्ड सेल्स में वाटर का क्वांटिटी कम हो जाता है तो गार्ड सेल्स एकदम फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है, श्रिंक कर जाता है, और जो सो एस्टोमेटल ओपनिंग जो है ना ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, प्रॉपर बीन शेप में नहीं रहता है गार्ड सेल्स, तो एस्टोमेटा क्लोज हो जाता है। वही कह रहा है कि द स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कॉजेज द ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटल पोर। कह रहा है कि जब गार्ड सेल स्वेल हो जाता है ना, स्वेल जब कर जाता है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर अगर एडिक्वेट अमाउंट में रहेगा, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे अमाउंट में वाटर रहेगा गार्ड सेल्स में, तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर बीन शेप में रहेगा। और प्रॉपर बीन शेप में रहेगा तो बीच में स्पेस खाली हो जाएगा जो कि एस्टोमेटा का ओपनिंग है, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड वही कह रहा है कि अगर श्रिंक कर जाएगा गार्ड सेल्स, श्रिंक कब करेगा, जो वाटर का डेफिशिएंसी हो जाएगा, वाटर जो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं रहेगा तो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा तो प्रॉपर बीन शेप नहीं रहेगा और बीच का ओपनिंग क्लोज हो जाएगा, राइट, यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। दो प्लांट्स को जो है ना, 2 ग्रीन प्लांट्स को हमने रखा है कंटेनर में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स में हमने रखा है, ऑक्सीजन उसमें नहीं है, ठीक है। और एक को हमने डार्क में रख दिया, दूसरे को हमने जो है कॉन्टिन्यूसली लाइट में रखा है। तो कह रहा है कि कौन सा जो है लंबे समय तक जो है सर्वाइव करेगा। तो देखिए, जिसको हमने लाइट में रखा है ना, जो लाइट में रखा हुआ है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। जो प्लांट लाइट में रखा गया है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। और वही ऑक्सीजन फिर जो प्लांट यूज करेगा अपने लिए रेस्पिरेशन के लिए। तो जो लाइट में रखा है ना वो तो सर्वाइव करेगा बिकॉज उसको ऑक्सीजन मिला है, भले हमने जो ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखा है, बट फोटोसिंथेसिस होगा लाइट में रहने के कारण, तो क्या होगा, वो जो सो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और वो ऑक्सीजन वो जो क्या करेगा ना, यूज करेगा, इट विल बी यूज फॉर रेस्पिरेशन, और वो प्लांट जो सो सर्वाइव कर जाएगा। वहीं अगर दूसरे प्लांट को हमने जो डार्क में रखा है और ऑक्सीजन फ्री कंटेनर है, ऑक्सीजन तो है नहीं, और डार्क में रखा है, तो डार्क में रखा है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, तो प्लांट जो है ना धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एंड ऑक्सीजन जो है सो ले रहा है, यूज कर रहा है ड्यूरिंग द डे, तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट मतलब डज इट मीन दैट नो फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि दिन के समय जो जनरली हम बोलेंगे कि ओवरऑल कार्बन ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो यूज करता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेट ऑफ देखिए फोटोसिंथेसिस, पहले ऐसे समझिए, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन दोनों प्लांट में होता है, रेस्पिरेशन हमेशा होता है, इट अकर्स ऑलवेज, इट अकर्स ऑलवेज, एंड फोटोसिंथेसिस जो है ना सिर्फ जो सो डे टाइम में होगा, डे टाइम में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करता है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमेशा यूज करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है, समझ पा रहे हैं। तो दिन में क्या होगा ना कि रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, और रेस्पिरेशन के कारण जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो दिन के समय क्या होगा ना कि जनरली ऑक्सीजन रिलीज करेगा क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर ले रहा है फोटोसिंथेसिस में, बट रात में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रात के टाइम में। बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन यूज कर रहा है, इसका क्या मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए क्या होगा ना कि अगर रेट जो है ना फोटोसिंथेसिस का बहुत ही लो होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होगा, तो ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा, बट रेस्पिरेशन तो अपने स्पीड से चलते रहेगा, अपने रेट पे चलेगा, तो जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो यूज कर ले रहा है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अल्टीमेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ऑक्सीजन ले रहा है, बट फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, यही कि फोटोसिंथेसिस स्लो हो रहा है। तो वही कर रहा है कि अगर रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं भी हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वाई डू फिशेज डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, फिश में जो है सो ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो वाटर में, सॉरी एयर के में जो ऑक्सीजन है उसको जो है सो डायरेक्टली यूज कर सके, ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। उसमें गिल्स होता है, और गिल्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है उसी को यूज कर पाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है सो फिश में नहीं होता है, इसीलिए उसको बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ये ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होगा कि रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा उसमें, और जो सो फिश डाई, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि फिशेज रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, फिश जो है ना रिस्पायर करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक है, गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स उसमें बहुत ज़्यादा होगा, जो कि बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, जो कि डिजॉल्व रहता है वाटर में। सिंस फिशेज कैन नॉट एब्जॉर्ब गैसियस ऑक्सीजन को ये यूज नहीं कर सकता है, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, इसीलिए जो ये डेड हो जाता है जब हम इसको वाटर से बाहर निकालते हैं। तो आई होप ऑल फॉर योर गेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, हम लोग जो 5-6 से ही पढ़ते आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्व्स, राइट। और ये फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। हेटरोट्रॉफ्स उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं विच गेन्स देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, राइट, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉफ्स हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ्स में क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड रहता है फूड के लिए दूसरे पे। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, क्योंकि फूड बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यही सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। और हेटरोट्रॉफ्स में क्या होता है ना, क्लोरोफिल का एब्सेंस रहता है, जिसके कारण वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको यूज नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इज न्यूट्रिशन और नेसेसिटी फॉर ऑर्गेनिज्म डिस्कस। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है ना नेसेसिटी होता है, मतलब नेसेसिटी होता है ऑर्गेनिज्म के लिए कई सारे पर्पस के लिए। तो ये कह रहा है कि फूड जो है ना दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। फूड से ही हमको न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो किस किस पर्पस के लिए हमको फूड चाहिए, तो पहले तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हमेशा चलते रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको बोला जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। हर एक प्रोसेस के लिए चाहिए होता है एनर्जी, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। अगर हम फूड नहीं कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेज नहीं हो पाएगा, और फंक्शन जो है ना बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड जो फूड हमें जरूरी है फॉर ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, रिप्लेसमेंट के लिए जरूरी है। बहुत सारा सेल जो है सो डैमेज हो जाता है, वर्न आउट हो जाता है, तो उसके लिए रिपेयर करने के लिए या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है। एंड न्यूट्रिएंट्स जो है ना यानी फूड दैट इज नीडेड टू डेवलप द रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस डिजीजेज। ठीक है, मतलब फूड हमारे लिए जरूरी है, मतलब रेसिस्टेंस डेवलप करने के लिए अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। कह रहा है कि अगर ग्रीन प्लांट्स अर्थ से डिसअपियर हो जाए तो क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या होता है ना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सारे जो है सो क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे अगर कोई प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, हर्बीवोर्स है, काऊ बफेल वगैरह, वो तो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें लॉयन की, ठीक है, टाइगर की, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म की, तो ये भी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है। कहेंगे सर ये तो प्लांट खाता नहीं है, तो ये दूसरे एनिमल को खाता है। सपोज ये डियर को खाता है, और डियर क्या करता है, ये प्लांट को खाता है। ठीक है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट की कंज्यूम करता है, तो प्लांट नहीं रहेगा तो फिर डियर जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डियर वगैरह नहीं रहेगा तो फिर लॉयन टाइगर को कहाँ से फूड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना दे डिपेंड अपॉन द
प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सो सर्वाइव नहीं करेगा अर्थ पे, चाहे किसी भी टाइप का हो। चलिए उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है लीव्स ऑफ द हेल्दी पॉटेड प्लांट वे कोटेड विद द वैसलीन। कह रहा है कि एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, हेल्दी पॉटेड प्लांट, उसके लीफ को जो है ना हमने क्या कर दिया, वैसलीन से कोट कर दिया, वैसलीन अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, ये रिमेन मतलब विल दैट प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक वो हेल्दी रह पाएगा? और रीजन बताने के लिए बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं रह पाएगा, ठीक है। मतलब प्लांट जो है ना लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन वैसलीन का लेयर हमने अप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नहीं जा पाएगा सेल्स में, लीफ सेल्स में, तो लीफ सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके लिए हेल्दी नहीं रह पाएगा। सेकंड कह रहा है कि इट विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं इसको मिल पाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि प्लांट्स सर्वाइव कैसे करेगा। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए वाटर लॉस होता है लीफ से, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मतलब ट्रांसपीरेशन जो है ना लॉस ऑफ वाटर को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट से हमेशा वाटर जो है ना लूज होता रहता है वेपर के फॉर्म में, उससे क्या होता है ना कि एक सक्शन पुल जनरेट होता है, जिसके कारण जो है सो वाटर मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करता है। तो क्या होता है ना कि अपवर्ड मूवमेंट वाटर एंड मिनरल्स का नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन ही नहीं हो पाएगा। ट्रांसपीरेशन क्यों नहीं हो पाएगा, वाटर का लॉस क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने वैसलीन अप्लाई कर दिया, तो वाटर वेपर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, लीफ से। तो इसके कारण क्या होगा ना कि प्लांट धीरे धीरे डैमेज होते जाएगा, अनहेल्दी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, हाउ डज एरोबिक रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम एनाएरोबिक, यानी कि यहाँ पे एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ रहा है। तो एरोबिक में क्या होगा कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और एनाएरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन के बिना होता है, तो इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना एरोबिक, वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ठीक है। हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था कि जो सो साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे, तो देखिए ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में, ठीक है, किसमें, पाइरूवेट में, और ये काम होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके लिए जो है ना ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। फिर ये पाइरूवेट जो है ना वो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करेगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ठीक है। कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट CO2 H2 होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो ये एंड प्रोडक्ट होगा। वहीं अगर हम एनाएरोबिक की बात करें तो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा अगर एनिमल है तो, ठीक है, इन एनिमल्स लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर कोई प्लांट है या फिर माइक्रोब है जैसे यीस्ट बैक्टीरिया वगैरह, तो उसमें क्या होगा, या तो प्लांट, ठीक है, या फिर माइक्रोब्स। तो इसमें क्या होगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट जो है ना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का वो डिफर कर जाता है एनिमल एंड प्लांट्स में, बट जो एरोबिक रेस्पिरेशन में सेम ही होगा, प्लांट हो या एनिमल हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। अगर हम बात करें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होता है 2 ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 2 ATP रिलीज करता है एनर्जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग ऑफ द मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए एंड बी को जो है मैच करना है यहाँ पे। तो देखिए फ्लोएम है, फ्लोएम जो है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े हुए हैं हम लोग, और ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2 नेफ्रॉन क्या करता है, तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब ब्लड से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूवल में हेल्प करता है, तो इसका हो जाएगा 1। वेंस में क्या हो जाएगा, वेंस जो है ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, दैट वी नो, आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो ये हो जाएगा 4th। एक बच्चा है तो ये 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट
48 कह रहा है यहाँ पे आर्टरी एंड वेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आर्टरी एंड वेन जो कि ब्लड वेसल्स है। तो देखिए आर्टरी जो है ना वो इलास्टिक होता है, ठीक है, इसमें मसल्स का लेयर ज़्यादा होता है और इसका थिक वॉल होता है, राइट। तो थिक मतलब इलास्टिक मस्कुलर वॉल होता है, इसमें एक्सपेंशन का कैपेसिटी रहता है। और वेन जो है ना वो पतला होता है, नॉन इलास्टिक वॉल होता है। और इसका ल्यूमन जो है ना नैरो होता है, इसका ल्यूमन वाइडर होता है, ठीक है। वेन का ल्यूमन मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं ये पाइप है, ठीक है, पाइप है तो पाइप का कुछ थिकनेस होगा ना, जैसे पाइप है, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल हो गया जिसका बना हुआ है, ये इसका वॉल हो गया, ठीक है, ये वॉल इतना थिक हो गया, लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है, ये वॉल है। अब बीच में जो खाली जगह है ना, खाली जगह जिससे कि फ्लूइड यानी कि ब्लड यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमन, राइट, इसको बोलते हैं ल्यूमन। तो ये आर्टरी है, राइट, ये आर्टरी है। तो आर्टरी का वॉल थिक होता है यानी कि ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं वेंस का, तो वेंस का वॉल जो है ना वो थिन होता है, वॉल पतला होता है। तो वॉल पतला होगा तो क्या हो जाएगा, ल्यूमन वाइडर हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टरी का ये ल्यूमन नैरो होता है एंड वेन का ल्यूमन वाइडर होता है। आर्टरी जो है वो कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। एंड वेन क्या करता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाता है ब्लड को। और जितने भी आर्टरी होते हैं ना वो जनरली क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और वेन की बात करें तो वेन जो है ना कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है पल्मोनरी वेन को छोड़ के, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, व्हाट आर दी एडेप्टेशंस फॉर द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस है जो कि इसको कैपेबल बनाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहला है कि लीव्स जो है ना प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लीव्स जो है ना ब्रॉडर होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके कारण, जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम लाइट को ये एब्जॉर्ब कर पाता है लाइट एनर्जी के लिए। सेकेंड, लीव्स आर अरेंज एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल्स पे जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में रहता है, जिससे क्या होता है ना कि ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, और सभी लीव्स को प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिल पाता है। उसके बाद क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है इसमें वेंस का, ठीक है, वेंस मतलब जैसे ये लीफ है, लीफ में जो कुछ इस तरीके का आप लोग स्ट्रक्चर देखते होंगे, दीज आर वेंस, ठीक है। तो वेंस का एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, डेंस नेटवर्क होता है, जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन क्विकली होता है, फास्ट होता है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा, ठीक है, मतलब कि ये लीफ पे जो है स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होता है गैसेस एक्सचेंज फास्ट हो पाता है। उसके बाद फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट, इसमें अबंडेंट रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बाय ट्रैपिंग और एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये सब फीचर्स के कारण क्या होता है ना कि लीफ जो है ना दैट इज कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स, ठीक है, मतलब देखिए हर्बीवोर्स में क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, कार्निवोर्स में कंप्लीटली जो है वो शॉर्टर होता है, कंपेरेटिवली सॉरी तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि हर्बीवोर्स का जो सो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर क्यों होता है कार्निवोर्स के कंपेरिजन में। तो देखिए क्या होता है ना कि डाइजेशन जो होता है ना सेलुलोज का वो ज़्यादा समय लेता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लंबे समय तक रह सके ताकि जो है सेलुलोज का डाइजेशन अच्छे से हो सके, इसके लिए हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम, हेंस हर्बीवोर्स विच ईट ग्रास नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन सेलुलोज का हो पाता है अच्छे से। और कार्निवोर्स जो होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं करता सेलुलोज को, कार्निवोर्स तो सिंपली फ्लेश खाता है, तो उसमें सेलुलोज होता नहीं है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता डाइजेशन में, राइट, फ्लेश के डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए जो इसका इंटेस्टाइन जो होता है वो शॉर्टर होता है कार्निवोर्स का। क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा ना तो क्या होगा कि स्टमक का जो इंटरनल सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं लाइनिंग, ठीक है, वो डैमेज होगा,
म्यूकस एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग मतलब इनर सरफेस ऑफ स्टमक। किससे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना स्टमक के इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो इससे म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ये, क्योंकि लाइनिंग को पूरा कवर करके रखता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज नहीं कर पाता है, राइट। तो वही कह रहा है कि अगर म्यूकस नहीं सिक्रीट होगा तो क्या होगा कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वो डैमेज होगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पहले समझ रहे थे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है ना कि जो देखिए फैट का ग्लोब्यूल्स है बड़ा सा, ठीक है, तो इस पे ना बाइल जूस एक्ट करता है, इस पर बाइल जूस एक्ट करता है, बाइल जूस एक्ट करके इसको जो है ना छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में ग्लोब्यूल्स में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। तो जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है तो क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होता है इसमें एंजाइम्स अच्छे से एक्ट कर पाता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि एंजाइम्स कैन एक्ट वेरी नाइसली एंड फैट्स का डाइजेशन अच्छे से हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव कर पाता है उसमें क्या हेल्प करता है। तो देखिए क्या होता है ना कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना उसका वॉल होता है, उसमें मसल्स का लेयर होता है, और उसमें रिदमिकली क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि फूड आगे की तरफ मूव कर पाता है। मतलब पाइप में जो सो क्या होता है ऐसे वेव लाइक जो मूवमेंट होता है जो कि फूड को आगे पुश करते रहता है, ठीक है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये मूवमेंट जो है ना हेल्प करता है एलिमेंट्री कैनाल में फूड को मूव कराने में। कौन सा मूवमेंट? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, राइट। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन जो होता है ना मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्यों? तो कई सारे रीजन है, पहला देख लेते हैं कि डाइजेशन जो है ना दैट कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इससे पहले जो सो माउथ में डाइजेशन होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, बट वहाँ पे जो सो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद ही एब्जॉर्प्शन होना रहता है, इसलिए जो सो क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। सेकंड रीजन है कि इनर लाइनिंग जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का इसमें विलाई होता है, या फिर विली भी इसको बोल सकते हैं। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका सरफेस है, तो अंदर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है बहुत सारा, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे अगर ऐसे ले तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे रहता है अंदर वाले सरफेस पे, जिसको हम विली कहते हैं, ठीक है, इसी को विली कहते हैं। तो विली जो है ना क्या कहता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और इसी के थ्रू क्या होना रहता है एब्जॉर्प्शन होना रहता है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन का रेट उतना फास्ट होगा। तो विली के हेल्प से क्या होता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, एफिशिएंटली जो से एब्जॉर्ब हो पाता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। थर्ड कह रहा है कि इंटेस्टाइन इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें जो है ना ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड जो है ना इजिली जो क्या होता है ब्लड में चला जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फास्ट, राइट, टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये रीजंस है जिसके कारण क्या होता है कि मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि मैच करने के लिए लगते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मैच ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सॉरी यहाँ पे जो सो क्वेश्चन का जो सो डेटा मिसिंग है, डायरेक्ट आंसर है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बट ये क्वेश्चन दूसरे का आ गया ये डेटा, चलिए स्किप करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, वाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना ब्रीदिंग रेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग जितना होगा उससे कहीं ज़्यादा जो सो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली कह रहा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व रहता है वाटर में थ्रू गिल्स, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो डिजॉल्व रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रीदिंग जो है ना फास्ट होता है, ताकि एडुकेट अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होते रहे, एकदम फास्ट होते रहे। इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग फास्ट होता है ताकि जो है ज़्यादा ऑक्सीजन गेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि वाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है।
ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट जो है ना, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले वीडियो में भी हमने तो इसमें कह रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, वो डबल सर्कुलेशन होता है। और पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, सिंगल सर्कुलेशन जो होता है ना, वो सर्कुलेशन होता है जिसमें कि ब्लड को हार्ट से एक बार पास करना होता है इन ऑर्डर टू सर्कुलेट इन द होल बॉडी वंस। ठीक है, मतलब पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेट होने के लिए हार्ट से अगर एक बार पास होता है ब्लड, तो हम उस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और दूसरा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या कि डबल सर्कुलेशन हम तब कहेंगे सर्कुलेशन को जब जो है ना ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास होता है पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेट होने के लिए। तो हमारे में जो है क्या होता है ना कि डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ठीक है, जैसे कि क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे हार्ट है, ठीक, और यहाँ लंग्स है। तो क्या होता है ना कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में आता है और हार्ट जो है उसको पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो देखिए, एक बार तो हार्ट से पास हो गया, ठीक है, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक गया। डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है ना, वो क्या होता है कि यूज करता है ऑक्सीजन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऐड हो जाता है, तो ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। फिर डीऑक्सीजनेटेड डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है पहले हार्ट में। ठीक है, क्या आता है हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट से फिर जाता है लंग्स में। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीजनेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो हमने देखा कि पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार पास होना पड़ा है। एक बार जो सो लंग्स से आया तब, और दूसरी बार जो सो डिफरेंट बॉडी पार्ट से लंग्स तक गया तब। तो हार्ट से 2 बार पास हुआ ब्लड इन ऑर्डर टू सर्कुलेट वंस इन होल बॉडी। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार, इन वन कंप्लीट साइकिल। वंस थ्रू राइट हाफ एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब राइट हाफ जो होता है ना हार्ट का, हार्ट जो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, तो इधर जो सो राइट वाले पार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वाले में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वही कह रहा है कि राइट हाफ में जो है क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वंस जो है एंड वंस थ्रू द लेफ्ट हाफ में जो क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और ये इंश्योर करता है कि एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स भी नहीं होता है, क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसको सेपरेट करके रखता है बीच का वॉल। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डिस्कस से हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ना, वो कंप्लीटली सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अभी जस्ट मैंने जो बोला था पिछले क्वेश्चन में कि क्या होता है ना कि हम लोग के हार्ट में जो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है ना बीच में एक वॉल होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो सेप्टम क्या करता है ना कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट को सेपरेट करके रखता है, और लेफ्ट वाले पार्ट में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट वाले पार्ट में जो होता है ना वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बीच में जो सेप्टम है इस दोनों को सेपरेट करके रखता है, मिक्स नहीं होने देता है। इससे फायदा क्या होता है कि एफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, मिक्स नहीं होने देता इससे। ठीक है, और दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स विच नीड्स हाइयर एनर्जी, राइट। मतलब कि ये जो बहुत ही ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो, एफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन का, ये ज़रूरी है उस ऑर्गेनिज्म के लिए जिसमें क्या होगा ना कि एनर्जी का डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, हम लोग हो गए, तो हम लोग में जो है ना ज़्यादा एनर्जी का डिमांड होता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि ऑक्सीजन जो है ना एफिशिएंटली मिल पाता है, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि इसमें मेंशन करने के लिए कह रहा है मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मेजर इवेंट्स होता है, स्टेप्स होता है। तो सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। क्लोरोफिल क्या कहता है ना कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, फिर उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और फिर जो क्या होता है ना कि इसी के हेल्प से होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो क्या होगा
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो गया। इसको फोटोलाइसिस भी कहा जाता है क्योंकि लाइट की हेल्प से हो रहा है, ये लाइट एनर्जी की हेल्प से। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन तो रह गया और ये हाइड्रोजन जो है ना ये कंबाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ये कंबाइन होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स का भी रोल होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है ना कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक तरह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं, तो वही बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे मेजर इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस का। आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। आज क्वेश्चन नंबर 60 तक ही करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्या हो रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि फास्ट होगा स्लो होगा, ये बताना है। क्लाउडी डेज में क्या होगा ना कि सनलाइट जो है एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाएगा अर्थ तक, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लाइट एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलेगा और लाइट एनर्जी का इसमें यूज होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। तो लाइट एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद करा कि नो रेनफॉल इन द एरिया, करा कि अगर रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, सॉइल में वाटर का क्वांटिटी घटते जाएगा, वाटर कंटेंट अगर कम होगा तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यही रिएक्ट करता है ना, एंड ग्लूकोज बनाता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब वाटर ही कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, इसलिए जो रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, कह रहा है कि अगर मैन्योर हम अच्छे क्वांटिटी में दें तो क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा, कि मैन्योर जो है ना वाटर को होल्ड करके रखता है सॉइल में। मैन्योर जो होता है वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी इसमें बहुत अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट बढ़ा देता है एक तरह से सॉइल में, तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस का रेट फास्ट हो जाएगा क्योंकि वाटर सफिशिएंटली मिलता रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो सो यहीं तक रहने देते हैं, कल हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 82 तक है, ठीक है। तो कल हम लोग बात करेंगे 61 से 82, राइट। 22 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को जो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।